चलो फ्रेंड्स, अपन क्लास 10th का साइंस का पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं। तो अब इसमें मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो उपापचय का नियमन कौन सी ग्रंथि करती है? आपकी थायराइड ग्रंथि। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से जीव में पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो किसमें हो सकती है? आपके प्लेनेरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क कौन से तंत्र का भाग है? उत्सर्जन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा? आपके साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो कितना होता है? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी को उपलब्ध करवाते हैं? तो कौन उत्पन्न करवाते हैं? उत्पादक। उपलब्ध कौन करवाते हैं? उत्पादक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एम फोकस दूरी एफ के मध्य संबंध है। तो क्या संबंध है? आर बराबर क्या होता है? 2f। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी कणों में विक्षेपित हो जाता है। यानी कि श्वेत प्रकाश है वो इसके अवयवी कणों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, विचलित होता है। तो क्या आएगा आपका राइट आंसर? लाल है वो सबसे कम झुकता है या सबसे कम विक्षेपित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु पी क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो इसमें नीचे पी से क्यू के मध्य एक तो लगा 4 ओम का प्रतिरोध और नीचे लगे हैं 2 ओम के 2 प्रतिरोध। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या जाएगा? R1 + R2। तो 4 ओम हो गई। अब ऊपर 4 ओम और नीचे 4 ओम, ये हो गए आपके समांतर क्रम में। तो 1/4 और 1/4 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपके? 8/4। और फिर इसका आएगा राइट आंसर आपका 2 ओम। तो यह राइट हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो क्या है? चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या है? चांदी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? आपके बल की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पर आरोपित बल की दिशा। तो बल की दिशा कहाँ होगी? कागज से भीतर की ओर जाते हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। तो जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया हुई तो जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सी गैस बनाता है? आपके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो फटफट की आवाज़ के साथ बाहर निकल जाती है। तो क्या आएगा इसमें राइट आंसर? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उदासीन विलयन की पीएच का मान है। तो ये आप सभी जानते हैं 7 होता है उदासीन विलयन की पीएच का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड है, उसने कार्बन के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया? लेड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। तो इसमें कथन दे रखे हैं। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है। तो सत्य पूछा है। तो इसमें क्या है? जो कार्बन है उसका क्या हो रहा है? उपचित हो रहा है और लेड ऑक्साइड है वो अपचित हो रहा है। तो ये बात आपकी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ये देखेंगे जो लेड ऑक्साइड है वो +2 से कहाँ जा रहा है? आपके 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। और जो कार्बन है वो 0 से +4 में जा रहा है। तो कार्बन का तो क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और
और जो लेड ऑक्साइड है वो अपचित हो रहा है, तो ये बात सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस परमाणु में एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो फास्फोरस परमाणु एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की होगी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है आपके 15। कितना होता है, 15। अब के, एल और एम और एन ऐसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब के में आएंगे 2 और एल में आएंगे 8, 10 हो गए। तो एम में कितने आएंगे आपके 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिसमें कि कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो जाए। तो इसमें क्या आ जाएगा, C2H6। ये C2 हो गया और ये हो गए H, लगा दो यहाँ। तो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो गई, तो क्या आएगा इसमें C2H6। नेक्स्ट है मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या है। तो मेथेन में सहसंयोजक आबंध कितने हैं, ये C लगा, ये H, ये H, ये H। तो कितने हो गए, 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है, पुनर्भरण। पुनर्भरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, खाद्य जाल या आहार जाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि तांबे का प्रतिरोध है वो कम होता है और जो इनकी चालकता है वो अधिक होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम है। तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। नेक्स्ट, सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु है। तो कौन है, सोना है वो अधिक तन्य आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को परिभाषित कीजिए। अब श्वसन है क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि एक अपचय क्रिया जिसमें ग्लूकोज जैसा अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। तो ये क्या होता है आपका श्वसन, और साथ में क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। तो पेंसिल उठाने को नियंत्रित, अनुमस्तिष्क। क्या आएगा इसमें, अनुमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण। तो क्या आ जाएगा, गुड़हल। गुड़हल क्या है, उभयलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। तो मेंडल के प्रयोग में मटर के फूल का सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, बैंगनी फूल। किसी वाहन के पश्चदर्शी के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण आता है आपके, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें पास की वस्तुएं हैं वो तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है यानी कि दृष्टिपटल से पहले बनता है, निकट दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट चलते हैं, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं। तो किस यंत्र से करते हैं, वोल्ट मीटर। कौन से यंत्र से करते हैं आपके, वोल्ट मीटर। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो इसमें धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाता है आपके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्कर को चित्रित कीजिए, तो इसमें बिक्कर का चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए, तो कौन सा होता है, RCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। अब जो वायवीय है वो वायु की प्रेजेंस में होता है और अवायवीय है वो वायु की अब्सेंस में। अब वायु से मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की अब्सेंस में। वायु में जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण विखंडन होता है, एक बार कोशिका द्रव्य में और एक बार माइटोकॉन्ड्रिया में। जो अवायवीय है उसमें क्या बनता है, आपके अपूर्ण विखंडन होता है, और पूर्ण विखंडन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। उसमें क्या बनता है, एल्कोहल बनता है या एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जो वायु श्वसन है उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है और इसमें कम। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। अब जो पादप के वे भाग जो प्रकाश की ओर गति करते हैं वो तो कहलाते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि तना है, जो पत्तियां हैं वो कहाँ करती हैं, प्रकाश की ओर गति करती हैं, तो ये तो कहलाती है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति। और जो जड़ वाला भाग है वो होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि ये प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य समझाइए। तो एक मुख्य जनन अंग है कौन सा, वर्षण है। ये क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और जो उत्पादित शुक्राणु है उनका मोचन होता है शुक्र वाहिकाओं के द्वारा होता है। तो वर्षण का तो शुक्राणु निर्माण करना और शुक्र वाहिकाओं का निर्माण है शुक्राणुओं का मोचन करना। और ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं तो उसमें 22 जोड़ी तो होते हैं आपके अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, और एक जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो नर में तो होते हैं 22 प्लस अक्ष। अब इसके शुक्राणु बनेंगे नर में तो होंगे 22 प्लस अक्षवाई, और मादा में होंगे 22 प्लस अक्ष। तो ये तो दे देगा अपना अक्स और वाई। तो एक प्रकार के शुक्राणु में तो होंगे 22 प्लस अक्स और एक प्रकार के होंगे 22 प्लस वाई। अब मादा हमेशा 22 प्लस अक्स देगी, तो उसमें एक प्रकार का शुक्राणु बने अंडाणु बनेगा 22 प्लस अक्स और दूसरा भी 22 प्लस अक्स। तो मादा के तो किसी भी अंडाणु से मिल जाए हमेशा 22 प्लस अक्स होगा। और इसमें अक्स से मिलेगा, नर के अक्स से मिलेगा तो लड़की होगी, नर के वाई से मिलेगा तो लड़का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो देखते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि या विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जाता है। यानी कि अपवर्तनांक क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल है, यानी कि एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है, उनमें प्रकाश के संचरण की दिशा को देखते हैं। और प्रकाश का इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो देखते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो जो वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य जो सूक्ष्म कणों का साइज है ना, वो दर से प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर या कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। जो वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कण हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उसकी अपेक्षा क्या करते हैं, नीले रंग के प्रकाश और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परिकीर्णित करते हैं। और इसी कारण क्या है, नीले रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य कम है। तो नीले रंग के प्रकाश के परिकीर्णन के कारण क्या है, वायु स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जानते हैं इसको, विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। फ्यूज को क्या करते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं,
और फ्यूज है एक ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का क्या होता है, टुकड़ा होता है, जिसका उचित गलनांक होता है। तो ये क्या होता है कि इसका उचित गलनांक के कारण क्या होता है, जैसे गलनांक उचित होने के कारण ये उस निश्चित ताप पर गलना शुरू कर देता है। और फ्यूज के उपयोग से जो विद्युत के सामान है, जैसे फ्रिज है, कूलर है, उसका क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बच सकते हैं, यानी कि उनका नुकसान होने से बचा जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, और इससे क्या होता है कि भारी नुकसान होने से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के तापमान से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाना है। अब चित्र बनाना आपको क्या है, लेड नाइट्रेट के तापमान से क्या बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक से रिएक्शन की क्या बनाया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब चलते हैं नेक्स्ट, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। तो क्या प्रभाव पड़ता है, अब देखते हैं। ये कॉपर है, वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, जिसकी इसी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और ये हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। यानी कि कॉपर है, उसने किसके साथ क्रिया करी है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये क्या अपने लेगा, CuCO3, ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। और कैसा रंग होता है इसके, हरे रंग का। कैसा होता है, ये हरा होता है, और जिसे क्या कहते हैं अपन, मेलेकाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेकाइट। ये होता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋतुस्राव या रजोद्रम में होने के कारण समझाइए और इसकी अवधि लिखिए। अब इसके कारण समझाना और इसकी अवधि को लिखना है। अब जो ऋतुस्राव का कारण है वो ये है कि अंडा से प्रत्येक माँ क्या करता है, एक अंड का मोचन करता है, और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अंडाशय में तो अंड की निर्माण हो गई, और गर्भाशय उस अंड के रोपण की तैयारी करता है। और जो गर्भाशय की भित्ति है वो मांसल और स्पंजी होती है। कैसी होती है भित्ति, मांसल और स्पंजी होती है। अब अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है, उसकी भित्ति किसके लिए आवश्यक होती है, पोषण के लिए आवश्यक होती है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में, निषेचन नहीं हुए अंड का, इस परत की आवश्यकता नहीं होती, जो गर्भाशय की मोटी भित्ति है उसकी आवश्यकता नहीं होती, और ये धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, रुधिर और म्यूकस के रूप में निष्कासित होते हैं। और इस चक्कर में लगभग 1 मास का समय लगता है, और इसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और इसकी अवधि लगभग 2 से अवधि कितनी होती है, लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारणों को समझाइए। कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए कि ये युक्तियाँ क्यों अपनाते हैं। तो ये क्यों अपनाते हैं, एक तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए, एक होता है सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए, और युक्ति हो जाएगी आपकी क्या, कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन कैसे बनती है वो समझाना है आपको समीकरण के द्वारा। तो क्या होता है कि जो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित होकर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन से विघटित होंगे, क्या बनेंगे, ऑक्सीजन बनेंगे, और फिर ये ऑक्सीजन है वो एक अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना देंगे,
सॉरी, एक परमाणु ऑक्सीजन के साथ बन के क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। ये होता है कि O2 है, वो क्या देता है आपके O+O देता है, कि पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से हो रहा है ये। अब एक ऑक्सीजन और वापस से किससे जुड़ेगा, O2 से जुड़ेगा, तो क्या बना देगा आपके O3 बना देगा। तो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना जाता है, कौन सा रसायन है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था, तो रसायन कौन सा है, यह है कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी और इसका कारण मुख्य रूप से माना गया था CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर में सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं, कि सभी जो निर्माण कर रही हैं रेफ्रिजरेटर को, वो ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाएं जिनमें CFC रहित हो। तो ये CFC है, यही क्या है, जो ओजोन लेयर है उसको विनाश करने के लिए क्या है, मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके SI मात्रक को लिखिए, नाइक्रोम तार के विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ कीजिए। अब ओम का नियम लिखना आपको। अब जो ओम थे वो क्या थे, जर्मन भौतिक विज्ञानी जार साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। क्या, धारा और विभवांतर में संबंध का पता लगाया। तो देखा उन्होंने एक विद्युत परिपथ में विद्युत धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती, विभवांतर क्या है, उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है, परंतु ताप समान रहना चाहिए। विभवांतर वो धारा के समानुपाती ओम के नियम के अनुसार, इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। यानी कि V प्रोपोर्शनल क्या है, I है, और प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा देंगे, V बराबर RI, और R क्या है यहाँ, कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा ना, प्रतिरोध को परिभाषित करके SI मात्रक लिखिए। अब प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या करता है, परिभाषित करना है, तो R का मात्रक तो होता है क्या आपके ओम, और प्रतिरोध होता है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर है उसका क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि धारा प्रवाह का विरोध करता है। अब नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचना है, तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा आपके। ये तो हो जाएगा V आपका, और ये हो जाएगी I। ये हो गया नाइक्रोम तार के लिए ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है। ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। तो देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो यदि हम किसी पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते रहें तो वो गर्म हो जाता है, तो ये क्या है, आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है, और इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है, कि विद्युत धारा के प्रभाव से जो ताप उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में करते हैं।
किन किन कारकों पर निर्भर करती है? विद्युत प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है? एच। किस पर निर्भर करती है? वी, आई और टी, यानी कि वोल्ट, विभवांतर पर, धारा पर और टाइम पर निर्भर करती है। और V बराबर आई आर लिख देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। V बराबर आई आर लिख देंगे तो यहाँ ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाना है। अब क्या बनाना है? परिपथ चित्र बनाना है। तो परिपथ चित्र बना देंगे। कैसे बनाएंगे? ये लगाया क्या? प्रतिरोध, और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, और ये हो गया एमीटर, और ये हो गई आपकी कुंजी, और ये हो गया बैटरी, और ये चित्र बन जाएगा आपके। ये आर, ये आई जा रहा करंट आपका ये इस साइड, ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन है उसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, और इसमें रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। तो देखते हैं इसमें। अब देखो, जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है उसमें निहित रासायनिक समीकरण क्या क्या है? पहले तो क्लोर क्षार जानते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोरीन क्या कहलाता है? क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। यानी कि क्या हुआ? 2NaCl है, और रिएक्शन करवा दी किसे? 2H2O से। क्या बना लिया आपके? 2NaOH, और क्या बना? क्लोरीन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। और जो क्लोरीन गैस है वो मिलती है आपके एनोड पर, ये मिलती है आपके एनोड पर, और कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन। कैथोड पर क्या मिलेगी? हाइड्रोजन, ये मिलेगी कैथोड पर। और कैथोड पर ही क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या बनेगा? कैथोड पर आएगा। कहाँ आएगा? आपके कैथोड पर। तो ये है रासायनिक समीकरण, और क्लोर क्षार ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए, इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखनी है। अब बेकिंग सोडा पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अब देखते हैं इस पे ऊष्मा का प्रभाव। अब देखो, जो बेकिंग सोडा लिया है उस पे ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है? बेकिंग सोडा क्या हो गया? NaHCO3। अब ऊष्मा दी तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस ऊष्मा, क्या बन गया? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2, ये बनता है, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण है, वो ये प्रभाव होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। तो अमीबा में पोषण विधि कैसी होती है वो देखनी है आपको। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? अग्नाशय द्वारा स्रावित, वो देखना है। और क्षुद्रांतर में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य स्पष्ट करना है।